हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द सिग्नेचर फिल्म को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम मधु और अरविंद को देखते हैं जो कि अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं और वो अभी यूरोप टूर पर जाने वाले हैं, क्योंकि मधु की आखिरी इच्छा थी कि वह घूमना चाहती है और उसके बच्चे और उनके बच्चे उन्हें एयरपोर्ट के लिए छोड़ने आए हुए थे। फिर तभी मधु जब सेल्फी ले रही थी तो उसे ब्रेन हेमरेज हो जाता है और उसे तभी के तभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और फिलहाल मधु की हालत ऐसी है कि उसका कोई नहीं पता कि वह किस टाइम मर जाए। फिर 8 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, लेकिन मधु की हालत में थोड़ा सा भी सुधार नहीं था और अरविंद उन सब हालातों से लड़ने के लिए मधु की मनपसंद जगहों पर जाता था, लेकिन वो वहां पर भी अकेला महसूस करता है और फिर थोड़े टाइम वहां पर रुक कर वह वापस आ जाता है। मधु का ब्रेन डैमेज हो चुका है और डॉक्टर्स ने उसकी दिल की धड़कनों को मशीन के जरिए चालू रखा है और उनका 9 दिन में कम से कम 8 लाख का बिल आ चुका है, लेकिन अभी भी मधु की कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आया है। अब भी वह वैसी की वैसी ही है। फिर अरविंद का बेटा आनंद उसे एक डीएनआर फॉर्म पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन अरविंद को नहीं पता था कि वह क्या होता है। तो वह डॉक्टर से जाकर पूछता है और डॉक्टर बताता है कि जब आप इस फॉर्म पर साइन कर देंगे तो मधु को जो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है वह मिलना बंद हो जाएगा और सिर्फ वेंटिलेटर और दवाइयां ही चलती रहेंगी, और अगर कल को कोई इमरजेंसी हो गई तो मधु को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। अरविंद का बेटा आनंद उसकी माँ के ठीक होने की उम्मीद खो चुका है और अरविंद डॉक्टर से पूछता है कि बस आप इतना बता दीजिए क्या वह ठीक हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर कोई भी कंफर्मेशन नहीं देता। लेकिन अरविंद फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता क्योंकि उसको लगता है कि उसकी मधु ठीक हो सकती है। फिर अरविंद आनंद के पास जाता है और आनंद उससे मेडिकल एक्सपेंसेस कम करने की बात कहता है। अरविंद कहता है कि आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए थे, उसमें से 5.5 लाख खर्च हो गए हैं और आज तो आपके दोस्त मदद कर देंगे लेकिन कल को कौन मदद करेगा, और माँ की हालत में भी कोई सुधार नहीं दिख रहा है, तो अच्छा यही होगा कि हम लोग डीएनआर फॉर्म पे साइन कर दें। और अरविंद के भी तो बीवी बच्चे हैं, उसकी अपनी जिंदगी है, वह मधु के लिए अपने बच्चों की जिंदगी रिस्क में नहीं डालना चाहता। आनंद की अपने बेटे से सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और वह कहता है कि क्या मैं बताऊं तुम्हें बड़ा करने में, पालने पोसने में मेरा कितना खर्चा आया है, मैं अपनी पत्नी को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ूंगा। और अरविंद चाहता है कि उसका बेटा उसको पैसे बेशक ना दे लेकिन वह उसके साथ तो खड़ा रहे, लेकिन आनंद यह कहकर वहां से चला जाता है कि उसको जॉब से छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर आनंद के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे होते और वह मदद मांगने के लिए अपनी बेटी के पास जाता है और अरविंद उससे कुछ पैसे मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा और मैं तुम्हारे पति के सामने कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। और फिर अंजू अपने पति से पैसों के बारे में बात करती है, लेकिन उसका पति यह बहाना दे देता है कि उसने अभी अभी एक नया प्लॉट लिया है तो सारे पैसे वहां लग गए, और अपने हाथ खड़े कर देता है। और फिर वह अंजू को कहता है कि तुमने आज तक जितना भी डांस क्लासेस से कमाया है तो मैं पैसा इनको दे सकती हो। अंजू डांस क्लासेस चलाती है और उसको डांस का काफी शौक है, और अंजू सिर्फ अपने शौक के लिए बच्चों को डांस सिखाती थी, लेकिन इस टाइम अपने पति को झूठ बोला हुआ था कि सब बच्चे पे करते हैं। लेकिन फिर भी वह अरविंद को अपनी सारी सेविंग्स दे देती है और अपने गहने दे देती है क्योंकि उसके लिए उसकी माँ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अरविंद को ज्यादा पैसे तो नहीं मिले, लेकिन फिर भी वह उन पैसों को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और वहां पर एक पेरेंट्स और थे जो कि अपनी सारी कमाई लगाकर भी अपने बच्चे को नहीं बचा पा रहे थे। इनका बच्चा कोमा में है और डॉक्टर ने हद से ज्यादा चीजें उन लोगों को बताई हुई हैं, लेकिन आज ये आदमी उस बात को लेकर काफी परेशान हो जाता है और वह अरविंद का दवाइयों का कागज लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है और वह जाकर डॉक्टर से सीधा यही बात कहता है कि पता नहीं आप लोग रोज रोज मुझसे क्या क्या मंगवा रहे हैं, क्योंकि जब मैं बच्चे को लेकर आया तब आपने जहां जहां बोला मैंने साइन कर दिया और जितने पैसे बोले मैंने दे दिए थे। और हमें पता चलता है कि जब एक बच्चे के लिए पूरी फौज का सामान मंगवाया जा रहा था तो इस इंसान को गुस्सा आ गया था, क्योंकि डॉक्टर्स का कुछ नहीं जाता, वो लोग तो सिर्फ पर्ची पर इमरजेंसी लिख कर दे देते हैं और बच्चे के माता पिता या फिर गार्डियन को वो चीजें लाकर देनी पड़ती हैं। और फिर वह डॉक्टर रिप्लाई करता है कि कभी कभार डॉक्टर्स गलती से वह सामान लिख देते हैं और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वह लिखकर कंप्लेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बाकी मैं भी बात करूंगा। और वह आदमी कहता है कंप्लेंट बॉक्स पूरा भर चुका है, उसे कोई नहीं देखता। फिर वह उस बंदे को अपने कैबिन में ले जाता है और फिर अंदर वह डॉक्टर उस आदमी को धमकी देता है कि तुम अगर बच्चा इलाज नहीं करवा सकते तो उसे यहाँ से ले जाओ, क्योंकि सबसे अच्छे इक्विपमेंट्स हमारे हॉस्पिटल में हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। और इस तरीके से उस आदमी का मुंह बंद करवा दिया जाता है और फिर वह बाहर आकर सबको अवेयर करने की कोशिश करता है कि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ ना हो, डॉक्टर से जाकर पूछो कि तुम्हारे इतने बिल्स क्यों आ रहे हैं। और फिर वह अरविंद की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आज इस पर आई है कल तुम पर आएगी और कल ये तुम्हारे पेशेंट को प्लास्टिक के बैग में भर कर दे देंगे। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला और सब अपने काम की तरफ चल पड़े, क्योंकि सबको अपने पेशेंट्स को बचाना था और इसके लिए उनको जितना करना पड़े वो लोग करेंगे। फिर वह डॉक्टर आकर अरविंद से बात करता है और उसे बोलता है कि मधु दवाइयों पर रिस्पॉन्स कर रही है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, लेकिन वह
आज बोल रहा है, जबकि जब अरविंद ने पूछा था तब उसने कोई जवाब नहीं दिया था। शायद उसको लग रहा था कि कहीं सारी फैमिलीज बगावत न करने लगे, और अब ऐसा लग रहा था कि उस डॉक्टर ने अरविंद को मैनिपुलेट कर लिया है, और अब अरविंद ने ठान लिया था कि उसकी बीवी के इलाज में चाहे जितना ही पैसा लगे वह कहीं ना कहीं से जरूर लेकर आएगा। और फिर हम देखते हैं कि अरविंद की बहू अपनी बेटी के साथ अरविंद के लिए खाना लेकर आई है, और फिर अरविंद उसकी बहू से पूछता है कि आनंद अब भी मुझसे गुस्सा है, तो वह बताते हैं कि आनंद कभी कभी एक बात का जिक्र करते हैं कि बेटी की शादी तो बड़ी धूमधाम से कर दी थी, लेकिन जब मुझे वर्कशॉप के लिए पैसे चाहिए थे, जब मुझे कोई पैसा नहीं मिला। फिर हम देखते हैं कि अरविंद अपने गाँव आया है ताकि वह कुछ पैसा जुगाड़ कर सके अपने घर को बेचकर, जहाँ पर वह मधु के साथ रहता था। और फिर अरविंद सोचता है कि अगर मैंने घर बेच दिया तो मेरे पास अपना कहने को कुछ भी नहीं रहेगा, और वह उस घर को देखकर अपनी पुरानी यादों में चला जाता है कि वह कैसे मधु के साथ उस घर में खुशी खुशी रहता था। मधु अरविंद की एक कविताओं की किताब को पब्लिश करवाना चाहती थी। वह अरविंद को और उसके घर को बहुत अच्छे से संभालती थी। फिर अरविंद अपने दोस्त प्रभु को बुलाता है और अपने घर को बेचने के लिए किसी खरीदार को ढूंढने के लिए कहता है, और प्रभु कहता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो तुम्हें घर बेचने की जरूरत ही न पड़ती, लेकिन अरविंद कहता है कि मुझे आज के आज पैसे चाहिए क्योंकि मधु मशीनों पर जिंदा है और उन मशीनों को चलाने के लिए मुझे वहाँ पैसा भरना ही पड़ेगा। फिर प्रभु बताता है कि अगर तुम्हें आज के आज खरीदार मिल भी गया तो भी वह तुम्हें इतने लाखों रुपए एकदम से नहीं देगा। और अरविंद कहता है कि मैं घर को आधी कीमत पर बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आज ही पैसे चाहिए। और प्रभु कहता है घर बहुत बड़ा है, इसको अगर हाफ रेट में बेचोगे तो भी एक दिन में पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए खरीदार ढूंढने लग जाता हूँ। और फिर प्रभु आनंद को उसके बेटे को बुलाने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर ज्वाइंट ओनरशिप पर है और अरविंद और आनंद दोनों के प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन होंगे, लेकिन अरविंद जानता था कि आनंद भी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। और अरविंद कहता है कि वह तो मधु को मरते हुए छोड़कर अपने घर चला गया था, लेकिन फिर भी अरविंद आनंद के पास फोन करता है और आनंद साफ साफ मना कर देता है साइन करने से। अरविंद पूरी रात घर के बाहर बैठा यही सोचता है कि वह उस घर को कैसे बेचेगा, और फिर वह सोचता है कि वह अपने बेटे के नकली हस्ताक्षर करके उस घर को बेच देगा। फिर प्रभु कहता है कि ऐसा हो सकता है, और आज अगर तुम घर बेचने में कामयाब भी हो गए और मान लो मधु ठीक हो गई, फिर बाद में क्या होगा? बाद में तो तुम पर धोखाधड़ी का केस लग जाएगा, और घर आनंद के नाम पर भी है, और आनंद और उसके बीवी बच्चे भी रोड पर आ जाएंगे। और फिर वह अरविंद से पूछता है क्या तुम ऐसा चाहते हो? फिर अरविंद कहता है कि नहीं, मैं खुद जेल जा सकता हूँ, लेकिन आनंद और उसके बीवी बच्चों को रोड पर आते हुए नहीं देख सकता। फिर प्रभु अरविंद को बताता है कि तुम अपने पुश्तैनी घर में से अपने भाई से अपना हिस्सा मांग लो, और प्रभु भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि अरविंद बहुत ही सीधा साधा बंदा है, वह वहां जाकर अपनी जमीन का हिस्सा नहीं मांग पाएगा। लेकिन अरविंद अकेला ही चला जाता है, और फिर हम देखते हैं कि अरविंद कई सालों बाद अपने पुश्तैनी घर की तरफ आया है, क्योंकि अरविंद जब से शहर गया था तब से वह वापस अपने गाँव की तरफ नहीं आया था, और आज उसे अपना ही घर ढूंढने में समय लग रहा था। फिर जब अरविंद को घर मिला तब हम देखते हैं कि वह घर सिर्फ एक 2 कमरे का घर है। उस घर की सारी जमीन रोड चौड़ा करने में चली गई थी, और अरविंद का भाई यह बहाना देता है कि वह केस हार गया था और अब तो बस ये 2 कमरे का घर बचा है, इसमें भी तुम्हें क्या हिस्सा चाहिए। और फिर अरविंद वहाँ मधु की कंडीशन के बारे में सब बातें बताता है और कहता है कि अब तो मुझे जो मिल जाए मुझे वही चाहिए। फिर अरविंद का भाई उसे 1 लाख रुपए ही प्रॉपर्टी का हिस्सा बताकर दे देता है और कहता है कि अब तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारे भाई के, और अरविंद वो 1 लाख रुपए लेकर वापस चला जाता है। प्रभु सही था कि अरविंद बहुत ही शरीफ है, वह अपनी जायदाद में से हिस्सा नहीं मांग पाएगा, और अब यही आखिरी रास्ता बचा था जहाँ से अरविंद सिर्फ 1 लाख रुपए लेकर आया है। प्रभु अब भी अरविंद के भाई के पास जाकर हिस्से के लिए लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन अरविंद वहां पर जाकर वहां के हालात देख कर आया था कि वहां पर तो कुछ भी नहीं है। फिर प्रभु उसे एक आइडिया देता है और बताता है कि कुछ ही दिन पहले एक बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए उसके माँ बाप को पैसे चाहिए थे, और उन्होंने न्यूज़पेपर में वह आर्टिकल छपवा दिया, और कुछ ही दिन में बहुत सारा डोनेशन उनके पास आ गया था। फिर अरविंद न्यूज़पेपर वाले के पास चला जाता है, और लेकिन वो लोग उसे कहते हैं कि उस बच्चे का तो आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी, वह देश के काम आ सकता था, लेकिन मधु की ज्यादा जिंदगी नहीं बची है, उसके लिए पैसे लेकर क्या करोगे? और फिर वो पूछते हैं क्या मधु ने कोई ऐसा काम किया है जो कि देश के हित में हो? लेकिन अरविंद कहता है कि मधु तो सिर्फ एक हाउसवाइफ थी, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे पैसे तभी मिल पाते या तो उसका आगे बहुत सारा फ्यूचर पड़ा होता, या फिर उसने देश के लिए कुछ किया होता। और फिर वो लोग कहते हैं कि मधु की अब ज्यादा जिंदगी नहीं बची है, तो उसके लिए पैसा जमा करने का कोई भी फायदा नहीं। फिर अरविंद उनसे भीख मांगता है कि उस बच्चे के डोनेशन में जो पैसे आए थे अगर उसमें से कुछ बचा हुआ तो वही दे दो, लेकिन उसमें भी कोई पैसा नहीं बचा था, क्योंकि शायद वो पैसा उन अखबार वालों ने खा लिया था। फिर वो लोग अरविंद को कहते हैं कि अगर मधु के नाम पर कोई भी पॉलिसी हो तो हम उसमें हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अरविंद ने कभी मधु के लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं ली। लेकिन क्या पता मधु ने ऐसा कुछ लिया हुआ हो, तो वह प्रभु को उसके गाँव वाले घर बेचकर पूछने के लिए कहता है कि क्या मधु ने कभी अपने नाम पर कोई पॉलिसी ली थी। फिर अरविंद की बहू को वहां पर मेडिकल में रुके हुए काफी समय हो गया था और उसे घर जाना था, तो अरविंद को वहां पर आना पड़ा, और वह कहते हैं कि आनंद आप लोगों से मिलने आएगा, लेकिन अब उसके आने का क्या फायदा। फिर प्रभु वहां पर मेडिकल पॉलिसी लेकर आ जाता है, और वह पॉलिसी 2 लाख की थी, और वो लोग इस पैसे को निकलवा सकते हैं। फिर प्रभु और अरविंद पुलिस ऑफिस में जाते हैं, और वहां उन्हें पता चलता है कि वह पैसे उन्हें तभी मिलेंगे जब मधु की मौत हो जाएगी। फिर अरविंद कहता है कि उसके मरने के बाद मैं इन पैसों का क्या करूंगा, मुझे तो पैसे
अभी चाहिए। फिर अरविंद उस पॉलिसी को उस एम्प्लॉय के नाम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसको कुछ पैसे अभी चाहिए थे। लेकिन वो एम्प्लॉय कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर अरविंद पूछता है क्या मैं इस पॉलिसी पर लोन ले सकता हूँ, लेकिन वो एम्प्लॉय उस चीज के लिए मना कर देता है। अरविंद अब बिल्कुल टूट चुका है और वह उन पैसों के लिए उसके सामने हाथ पैर जोड़ने लगता है, लेकिन उस चीज का कोई भी फायदा नहीं निकलता। फिर अरविंद कहता है कि कोई भी एक बूढ़ी औरत को बचाने के लिए तैयार नहीं है, और फिर बाद में वह पॉलिसी की फाइल अपने पास रख लेता है ताकि वह किसी और तरीके से इस फाइल से पैसे ले सके। और अरविंद वापस हॉस्पिटल जाने लगता है और वह अपने हालातों पर रोने लगता है। अब अरविंद की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी और वह हॉस्पिटल जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन फिर भी अरविंद अपनी पत्नी मधु के पास चला जाता है और वहां पर डॉक्टर जैसे बातें कर रहा था उससे लग रहा था कि वह अपनी जिम्मेदारियों से हाथ छोड़ रहा है। वह डॉक्टर कहता है कि अगर अरविंद को कोई प्रॉब्लम है तो वह अपनी पत्नी को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जा सकता है या फिर डीएनआर फॉर्म पर साइन भी कर सकता है, क्योंकि और भी पेशेंट्स है जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है जिस पर मधु का इलाज चल रहा है। लेकिन अरविंद कहता है कि आज तक पैसे तुम्हें मिलते रहे हैं ना, तो आगे भी मैं पैसे कहीं ना कहीं से जरूर लाता रहूंगा। लेकिन डॉक्टर जाते जाते भी यह कह जाता है कि वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे अंदर कितनी कैपेसिटी है अपनी पत्नी को जिंदा रखने के लिए। फिर अरविंद वहीं पर बैठ जाता है और मधु से बातें करता है कि डॉक्टर मेरी कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है, अगर तुम्हें मरना था तो तुम 12 दिन पहले क्यों नहीं मर गई। और अरविंद कहता है कि क्यों अब तक हम लोगों को उम्मीद पर रखा हुआ है, क्यों ना मैं उस डीएनआर पेपर पर साइन करके तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर दूं। और फिर अरविंद कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि मधु तुम जल्दी ठीक हो जाओ, लेकिन इस बात का मधु पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे थोड़ी सुनाई देना था। इधर हम अरविंद को देखते हैं कि वह मजबूर हो जाता है डीएनआर पेपर पर साइन करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हम प्रभु को देखते हैं जो कि अपनी सोने की चैन को बहुत ही कम कीमत पर बेच देता है ताकि वह मधु के लिए पैसे जोड़ पाए। फिर हम अरविंद को वहां देखते हैं जहां पर वह काम करता है और वह लाइब्रेरी में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता है कि किसी तरह कहीं ना कहीं से उसकी मदद हो जाए। फिर उसे वहां पर उसकी एक पुरानी दोस्त अंबू मिलती है। अरविंद अंबू को काफी पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन उनकी दोस्ती से आगे कभी बात ही नहीं बढ़ पाई। फिर अंबू अरविंद को अपने घर ले जाती है और उसे देखकर समझ जाती है कि वह किसी न किसी प्रॉब्लम में है। लेकिन अरविंद उसे अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहा था, लेकिन आखिर में उसे अपनी दिक्कत बतानी ही पड़ी और फिर रात में अरविंद वहीं पर रुक जाता है। फिर अरविंद को भी अंबू की प्रॉब्लम का पता चल जाता है, लेकिन अंबू अपनी प्रॉब्लम छिपाकर खुद को खुश दिखा रही थी। अंबू को अब लास्ट स्टेज का कैंसर है और उसका बेटा विदेश में जॉब करता है और उसके पति मर चुके हैं। अंबू बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है और अरविंद ना पहले अंबू को प्रॉब्लम में देख सकता था और ना ही अब देख सकता है। और फिर अगले दिन अरविंद जल्दी उठकर हॉस्पिटल में चला जाता है और आखिरी बार मधु से मिलता है। और अब अरविंद ने डीएनआर फॉर्म पर साइन करने का फैसला ले लिया था, यह जानते हुए भी कि उसकी बीवी की मौत का कारण वही बनेगा और अरविंद को पूरी जिंदगी इस बात का पछतावा रहेगा। और फिर उसके पास आखिर में कोई रास्ता नहीं बचता और वह साइन कर देता है। फिर हम देखते हैं कि अंबू हॉस्पिटल आती है और मधु के इलाज के लिए 10 लाख रुपए जमा कर देती है। और फिर जब वह मधु को मिलने जाती है तो वह देखती है कि मधु की बॉडी रिएक्ट कर रही है और अब मधु जल्दी ठीक हो जाएगी। और फिर अंबू अरविंद को ढूंढने लगती है ताकि वह उसे यह गुड न्यूज दे सके। और फिर वह उसके लिए कॉफी लेने चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि प्रभु भी वहां आ चुका है और प्रभु से भी जितने पैसे जुड़ सके उसने वह पैसे लाकर जमा कर दिए। और फिर जैसे ही प्रभु और अंबू अरविंद के पास जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि अरविंद डीएनआर पेपर पर साइन करने के पछतावे में मर गया था। अरविंद के लिए यह फैसला बहुत मुश्किल था और वह जैसे ही यह फैसला लेता है वह इस फैसले को नहीं सह पाता और उसकी मौत हो जाती है। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।